हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स राइटिंग द गिवन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। These factors can be numbers, variables, or algebraic expressions. When we multiplied these factors, that will give the original number. मतलब जो भी algebraic expressions given होता है, ठीक है, अगर हम उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं तो वही हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे इस डेफिनेशंस को समझने के लिए हमें दो चीजें आनी चाहिए। टर्म्स क्या होता है, ये भी जब हमें आप लोगों ने अलजेब्रा जब पढ़ा होगा तो उसमें पता चल गया होगा, और फैक्टर्स। लेकिन हम इसको एक बार देख लेते हैं। सपोज डेट एक एक्सप्रेशन हमको गिवन है 6xy और दूसरा प्लस 15yz। तो इसमें एक ये जो टर्म 6xy लिखा हुआ है यही हमारा कहलाता है टर्म। तो ये टर्म 1 है और ये आपका टर्म 2 है। मतलब टर्म्स क्या होता है, जिसको भी आप एडेड और सब्ट्रैक्टेड करते हैं इन एन एक्सप्रेशन, वो क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समथिंग दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड इन द एक्सप्रेशंस। फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एक्सप्रेशंस में, तो वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो फैक्टर्स हमारे नंबर्स हो सकते हैं, या कोई अलजेब्रिक वेरिएबल हो सकता है, या फिर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकता है, जिसकी हेल्प से ना उस नंबर को आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। मतलब कोई अगर एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, उस अगर एक्सप्रेशंस जो भी आपको गिवन है, एक ऐसा नंबर जिससे अगर आप उस एक्सप्रेशंस को डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली उससे डिवाइड हो जाना चाहिए, तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे हमने ये एक एग्जांपल ले रखा है 6xy 15yz। अब आप देखना ये एक एक्सप्रेशंस है, अभी ये एडिशंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिख दो, लाइक इन दोनों में जो हमारा कॉमन हो जाएगा 2 into 3 into x into y, इस तरह लिख लेते हैं 3 into 5 into y into z। ठीक है, जो भी हमारा नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे 6 है, 15 है, उसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आप लिख लो। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर क्या कॉमन है। देखो 3 कॉमन है हमारे पास में, y कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है और y है। तो 3y कॉमन लेकर के ना हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में जो बच जाएगा 2x बच जाएगा प्लस 5z बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ना 3y और
ब्रैकेट में 2x प्लस 5z हो जाएगा। देखो अब एक एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है और एक प्रोडक्ट के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था 6xy प्लस 15yz, अभी आपने क्या किया कि उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। जब हम उसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये जो इसके प्रोडक्ट्स हैं 3y 2x प्लस 5z, ठीक है, दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है ये फैक्टर्स हो जाते हैं। और यही अब ये जो हमने प्रोसेस किया ये फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो अभी देखो इसके जो फैक्टर्स हो गए हैं, फैक्टर्स क्या क्या हमारे फैक्टर्स हो गए, एक तो 3 हो गया, एक y हो गया और एक आपका 2x प्लस 5z। तो हमने ये इसको फैक्टराइजेशन करके 3 फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से? 3y 2x प्लस 5z। अगर इन फैक्टर्स से अगर आप इस एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर दोगे तो वो कंप्लीटली आपका डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। मतलब कोई भी एक्सप्रेशंस जो गिवन रहता है उसको इस तरह प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही आपका फैक्टराइजेशन कहलाता है और वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो देखना जो भी ये फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। लाइक कॉमन फैक्टर्स मेथड जो अभी हमने ऊपर किया, एक वो मेथड होता है कॉमन फैक्टर्स मेथड होता है। सेकंड है रीग्रुपिंग टर्म्स मेथड। थर्ड है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस a ब्रैकेट x प्लस b। ठीक है, तो हम वन वन करके इस मेथड को हम देख लेते हैं। देखना ये जो मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स है इसमें हम क्या करते हैं कि इन दिस मेथड वी सिंपली टेक आउट कॉमन फैक्टर्स अमंग ईच टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। जो भी जस्ट जैसा मैंने फैक्टराइजेशन आपको समझाने के लिए किया था वैसा ही हम सिमिलरली इसमें भी करेंगे। हम जो भी हमारा कॉमन टर्म्स होंगे उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और फिर जो भी बच जाएगा ब्रैकेट में उसको लिख देते हैं। तो यही हमारा कॉमन फैक्टर्स मेथड होता है। लाइक जैसे ये एक्सप्रेशंस गिवन है आपको 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, देखो अभी बिगनिंग है, मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए हम इस तरह से ना देखने के लिए कि क्या क्या हमारा कॉमन है तो हम उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं टर्म्स को, सभी टर्म्स को। जैसे ये वाला टर्म है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया, ये वाला टर्म है इसको भी हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हम दोनों ही टर्म्स में देखेंगे कि क्या क्या हमारा कॉमन है। जैसे देखो 3 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, देखो x इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है, y इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। तो जो भी हमारा कॉमन है दोनों टर्म में अगर होता है तो आप उसको बाहर लिख लो। जैसे कि 3xy ये दोनों ही टर्म में था, लिख लो, और जो रिमेनिंग है उसको आप यहाँ पे लिख लो 2 माइनस y। तो इस तरीके से ना हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आफ्टर फैक्टराइजेशन ये आंसर है। इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो मेथड ऑफ जो कॉमन जो फैक्टर्स हैं
इस तरीके से कॉमन लेकर के ना हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीग्रुपिंग ऑफ टर्म्स मेथड। इसमें हमें क्या करना है कि रीग्रुपिंग करने का मतलब है कि हम रीअरेंज कर देंगे गिवन एक्सप्रेशंस को। किसके बेसिस पे? लाइक और सिमिलर टर्म्स के बेसिस पे। मतलब जो सिमिलर टर्म्स हैं उसको हम एक साथ ले लेंगे और जो डिफरेंट वाले हैं उनको एक साथ ले लेंगे। तो देखो कैसे करोगे आप लोग, उसको देख लो। यहां से आप देखना, सिंपली क्या क्या करेंगे हम लोग? 3 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 2 इंटू 3। तो जैसा मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में भी बताया, जो भी आपके नंबर्स हैं लाइक 3, 9, 4, 12, उनको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख लो। फिर हमें अभी भी देखो सेम देखना है। दो टर्म्स को आप एक साथ ले लो। जैसे एक टर्म हमारे पास में ये लिखा हुआ है और एक टर्म हमारे पास में ये है। थर्ड वाला टर्म आपका ये है और फोर्थ टर्म ये है। तो जो फर्स्ट 2 टर्म्स है उसमें देख लो क्या क्या कॉमन है। जैसे हमारे पास में 3 है, यहां पर भी 3 है, फिर x है, एक x है। तो देखो इतना बस कॉमन ले सकते हो आप फर्स्ट 2 टर्म्स में। इसी तरह से जो नेक्स्ट 2 टर्म्स है उसमें देख लो क्या क्या कॉमन है आपके पास में। एक ये 2 कॉमन है, एक यहाँ पर ये 2 कॉमन है, फिर यहाँ पर एक 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है आपके पास में। तो इस तरह से जो भी आपका फर्स्ट 2 टर्म्स है, जो आपका ये है और ये है, इसमें से जो हमारे कॉमन है उसको आप लिख लीजिए। उसमें से 3x कॉमन है, रिमेनिंग में क्या बच जाएगा? फर्स्ट टर्म में xy बच जाएगा और जो सेकेंड टर्म है आपका उसमें 3 बच जाएगा। प्लस अब इसी तरीके से जो आपका थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है उसमें जो भी आपका कॉमन है उसको लिख लो। उसमें आपका 2 इंटू 2 कॉमन है और तो थर्ड टर्म में क्या बच जाएगा आपका? xy और फोर्थ टर्म में क्या बच जाएगा? 3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये 3x है और देखिएगा अब यहां पर फिर से देखो आपके पास में x माइनस xy माइनस 3 और xy माइनस 3 दोबारा से ना आपका क्या है, गिवन एक्सप्रेशंस में कॉमन है। वो जो लिखा हुआ था रीअरेंजिंग द गिवन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द लाइक टर्म्स सिमिलर टर्म्स, वो यही है कि जो ये देखिएगा फिर से लाइक टर्म है मतलब सिमिलर टर्म्स है। तो इन सिमिलर टर्म्स को हम क्या करते हैं कि दोबारा से ना लिख लेते हैं। तो आप क्या करो कि xy माइनस 3 एक साथ लिख लो और जो बच जाता है रिमेनिंग टर्म्स मतलब 3x और ये 4 को एक साथ लिख दीजिए, 3x प्लस 4। तो इस तरीके से ना ये फैक्टर्स आपके आ गए और फैक्टराइजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट आप देखिएगा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज, जैसा कि हमने एक्सपेंशंस वाले चैप्टर्स में जो भी हमने आइडेंटिटीज यूज करी थी, उनको यूज करते हुए भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 है ये आपका। तो देखो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये आपका होता क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये जो एक्स स्क्वायर है और 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो देखो जो मिडिल वाला टर्म्स है उसको मैंने आपको समझाने के लिए गिवन आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, यहां से जो वैल्यू आएगा आपका वो x प्लस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यूजिंग आइडेंटिटी फैक्टराइजेशन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, सेकंड वाले को। इसमें गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। 9x स्क्वायर मीन्स 3x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। यहां से जब आप लिखोगे 3x माइनस 5y और 3x प्लस 5y, कौन सी आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे यूज करी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमने इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया है, इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से ना आप क्या कर सकते हैं कि यूजिंग आइडेंटिटीज हमें देखना है किस फॉर्म में एक्सप्रेशंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सुटेबल आइडेंटिटी को फाइंड आउट करके हम उस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट बचा हुआ है यहाँ पे फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो देखना इसमें जो भी आपको एक्सप्रेशंस गिवन रहता है वो इस फॉर्म में रहता है। ये x स्क्वायर है हमारा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये इस फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेशंस रहता है तो जो इसके फैक्टर्स निकल के आते हैं x प्लस ए और x प्लस बी, वो आपके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो भी आपका एक्स स्क्वायर है 8x है प्लस आपका 15 है, यहां से क्या होगा x का स्क्वायर है, ये जो भी टर्म्स आपका यहां पर गिवन रहता है 15, और जो x का जो कोफिशिएंट है अभी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1, तो 1 और जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म है आपका 15, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आता है आप उसको फैक्टराइज कर लो। 15 से तो 3 5 15 और ये 5, ये एकदम सिंपल है, तो इसीलिए आप ओरली भी इसको कर सकते हो। 3 इंटू 5, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब जो भी फैक्टर्स आते हैं आपके, उन फैक्टर्स को ऐसे दो ग्रुप में हमें बनाना रहता है कि उनको ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी मिडिल टर्म पे जो नंबर लिखा होता है वो आ जाना चाहिए,
उससे हमें पता चल जाता है कि मिडिल टर्म्स को हमें किन दो नंबर्स में आपको उसको डिवाइड मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। ऐसे दो नंबर्स में उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, ताकि ये इन फैक्टर्स की हेल्प से पता चल जाएगा किन दो नंबर्स में उस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है आपको। तो देखो यहाँ पर तो बहुत सिंपल ही है, दो ही नंबर आपको गिवन है, एक 3 है और एक हमारा 5 है। तो हमें यहाँ से ना पता चल गया कि ये जो 8 है उसको हमें 3 और 5 में क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। तो 8 था, इसको हम 3x लिख लेते हैं प्लस 5x लिख लेते हैं 15। आप लोग ऑब्जर्व करो, देखो मैंने एक 3x लिखा है और एक 5x लिखा है। वो हमें कहां से पता चला है, यहाँ से। ये 3 है और एक ये 5 है। तो यहां से हमको पता चल गया कि मिडिल टर्म्स को आपको किस तरह से स्प्लिट करना है। जब आप मिडिल टर्म्स की स्प्लिटिंग कर देते हैं तो फिर आपको सेम करना है, उनमें जो भी कॉमन रहता है, फर्स्ट 2 टर्म्स में जो भी कॉमन हो, जैसे यहाँ पर x आपका कॉमन है तो हम x ले लेंगे और जो बच जाएगा, जैसे इस वाले फर्स्ट टर्म में तो x बच जाएगा, x लिख लेंगे। इस वाले टर्म में आपका 3 बच जाएगा तो हम 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट, अब आपका थर्ड और जो फोर्थ टर्म में जो भी आपका बच जाता है, जैसे कि 5 हमारा कॉमन है तो x बच जाएगा थर्ड टर्म में और 3 बच जाएगा आपका सेकेंड टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, वैसे ही जैसे रीग्रुपिंग में किया था हमने, x+3 यहाँ पर है और x+3 यहाँ पर है, तो उसको हम एक साथ लिख देंगे x+3, और जो बच जाएगा, जैसे कि ये x है और ये 5 है, तो x+5 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की हेल्प से ना इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखना, हमारे पास में है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो हमें करना क्या है, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बोला, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका 5 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 5 30 आ जाएगा, और फिर 30 का आपको क्या करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 से करेंगे ये 1 आ जाएगा। तो देखो 2 × 3 × 5। अब मैंने आप लोगों को बोला कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से ना जो फैक्टर्स आते हैं उनको आपको ऐसे 2 नंबर में बना लेना है, ताकि उन्हीं 2 नंबर्स की हेल्प से ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर जो भी हमारा मिडिल टर्म में जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 17 है, वो आ जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि एक नंबर मैंने 2 बना लिया और एक 3 5 15, ये 15 बना लिया। तो देखो एक 2 है हमारा और एक हमारा 15 है। अब हमें पता चल गया कि ये जो मिडिल टर्म में नंबर है, अब हमें इसको 2 और 15 में स्प्लिट करके लिख लेना है। तो ये 6x स्क्वायर है, फिर हम 2x लिख लेंगे और 15x लिख लेंगे प्लस 5। तो इस तरीके से हमने 2x और 15x में मिडिल टर्म का जो भी नंबर है उसको स्प्लिट कर दिया। लेकिन किन नंबर्स में स्प्लिट करना है वो आपको कैसे पता चलेगा, जो भी हमारा प्राइम फैक्टर्स में आता है 2 नंबर्स को बना करके वहां से ही पता चलेगा आपको। अब क्या करना है, सिमिलर प्रोसीजर है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे तो देखो 2x कॉमन है हमारा,
तो हम क्या करेंगे, 2x, अगर किसी को कॉमन लेने में भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको क्या करना है कि आप 2 इंटू 3 इंटू x इस फॉर्मेट में लिख लो, प्लस 2x प्लस 3 इंटू 5 इंटू x प्लस 5, इस तरह लिख लीजिए आप लोग। फिर अब आप देखो यहाँ पर 2x कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पर 2x है, तो 2x जब आप कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या बच जाएगा आपके पास में, एक ये 3 बच जाएगा और x, तो 3x लिख लीजिए। यहाँ पर पूरा जब कॉमन में चला जाता है नंबर तो वहां पर 1 लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगले वाले 2 टर्म्स को देखो, इस वाले को और इस वाले को, इसमें आपका 5 कॉमन है तो आप 5 लिख लीजिए, और फिर आपका 3x आ जाएगा प्लस 1, इस तरह से ना आप लिख लो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। अब क्या होगा आपका 3x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो ये 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और यही आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने चारों मेथड्स को देख लिया है। अगर आपको किसी मेथड्स में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को रिपीट करके बार बार देख करके उसे समझ लो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपका रहता है तो आप उसे कमेंट्स में लिख दो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना करके इस पे अपलोड कर दूंगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, ताकि इन तरह के जो भी हमारे क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जो भी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी 4A, और इस पे ये जो हमने फर्स्ट जो मेथड्स पढ़ा था सिंपली कॉमन लेने वाला, उस पर बेस्ड है ये वाली एक्सरसाइज। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो हम कॉमन वाला जो मेथड्स है जिसमें हम कॉमन लेकर के ना फैक्टराइजेशन करते हैं उस पर करने जा रहे हैं। तो अभी हम जल्दी से ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज राइट द कमेंट्स। देखते हैं, देखो जैसा कि मैंने बताया, जो भी बिगनर्स हैं जिनको फैक्टराइजेशन बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इस तरह से लिख लो, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और इसके बाद से ना आपको क्या करना है कि आप कॉमन इजली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, देखो 3 इस टर्म में भी कॉमन है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, और ये y यहाँ पर भी है। ठीक है, तो जो भी हमारा कॉमन है उसको आप ले लीजिए 3x y, और ब्रैकेट में देखो आपके पास में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा आपका यहां से, और माइनस y बच जाएगा। तो इस तरीके से ना ये आपका फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो यही आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है कॉमन वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 19xy z स्क्वायर माइनस 57x स्क्वायर y स्क्वायर और z, इसमें भी हम वही करते हैं। देखो 19 को और फैक्टराइज नहीं कर सकते हो आप लोग, y और z स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आप z लिख लीजिए। फिर जैसे 57 है आपका तो 3 इंटू 19 इंटू एक्स इंटू वाई, सॉरी बेटा एक्स स्क्वायर है हमारा, तो x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अभी फिर से ना हम वही ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या चीज कॉमन है हमारा। देखो 19 यहाँ पर भी है और इस टर्म में भी 19 है। सिमिलरली x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, y है,
y भी है आपका और z है और z है ये। तो इस तरह से क्या किया, देखो आपका कॉमन है, एक तो 19 आ गया आपका और x आ गया, y आ गया, z आ गया। तो क्या चीज आपका बच जाएगा पहले टर्म्स में, तो z बच जाएगा और जो सेकंड वाला टर्म्स है उसमें 3 बच जाएगा आपका और एक x बच जाएगा और y बच जाएगा। तो इस तरीके से ना ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33x y स्क्वायर माइनस 11xy। इसमें भी क्या करना है हम लोगों को कि 3 इंटू 11 इंटू x इंटू वाई इंटू वाई, इस तरीके से ना गिवन नंबर्स को हमें क्या करना है, लिख लेना है -11 इंटू एक्स इंटू वाई। अभी क्या करना है हमें कि जो भी ये हमारा 11, अब कॉमन टर्म्स देख लो आप लोग, 11 है आपका यहाँ पर और x कॉमन है, y कॉमन है। अब आपको करना क्या है कि 11xy आप कॉमन ले लीजिए, तो ये 3y माइनस 1 आ जाएगा। मैंने आपको बोला जहां पर सारे के सारे टर्म्स अगर कॉमन रहते हैं वहां उसके प्लेस पे फिर हम 1 लिख लेते हैं, कि अगर सारे टर्म्स ही अगर कॉमन में अगर आप ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं तो उसके प्लेस पे हम 1 लिख लेते हैं। तो इस तरह से ना ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35 पी क्यू आर माइनस 7 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर। 5 इंटू 7, 5 7 जा 35 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर माइनस 7 इंटू पी स्क्वायर है, तो मतलब p इंटू पी, क्यू का भी स्क्वायर है तो q इंटू क्यू और एक r है आपका। फिर से इसमें भी आप देख लो क्या कॉमन है, 7 और 7 कॉमन है, एक p कॉमन है, एक q भी कॉमन है और ये r भी कॉमन है। तो जो भी आपके कॉमन है आप उसको क्या करो, बाहर लिख लो। देखो 7 बाहर लिख लीजिए, पी क्यू आर, तो फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा आपके पास में, 5 बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 लिख लेंगे, फिर ये जो साइन होता है उसको लिख दीजिए माइनस। इसी तरीके से ना सेकंड टर्म में क्या बच जाएगा, p बच जाएगा आपके पास में और q बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 7 पी क्यू आर ब्रैकेट 5 माइनस पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं 9x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x। तो देखो अभी हमारे पास में 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स है, लेकिन फिर भी हम एकदम सेम प्रोसीजर करेंगे। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स। इस तरीके से आपको इसे लिख लेना है और सिमिलर वे में फिर कॉमन फाइंड आउट करना है। देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, लेकिन अगर 3 टर्म्स गिवन है, 3 टर्म्स अगर आपको गिवन है, इसका मतलब है कि ऐसा कॉमन फाइंड आउट करेंगे हम जो इन 3 टर्म्स में होना चाहिए। जैसे 3 फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी है और थर्ड टर्म में भी है। सिमिलरली x आपका फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में है और थर्ड टर्म में है, तो केवल बस 3x ही हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो 3x हमने कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट टर्म में जो भी आपका रिमेनिंग है उसको लिख दो, 3 इंटू एक्स माइनस सेकेंड टर्म में जो भी आपका रिमेनिंग है 2 इंटू एक्स
और देखो थर्ड टर्म तो कंप्लीटली आपका कॉमन था, तो मैंने बोला जब कंप्लीटली कॉमन रहता है तो उसके प्लेस पे आपको 1 लिख देना है। तो यहाँ पर ये 3x आ जाएगा और ब्रैकेट में आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 20mn स्क्वायर प्लस 10m स्क्वायर n माइनस 30mn स्क्वायर। यहां से ना अगर आप इसको अगर सॉल्व करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू m इंटू n इंटू n इंटू n, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस 2 इंटू 5 इंटू m इंटू m इंटू n, ये आ जाएगा आपका माइनस 30 मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका m इंटू n इंटू n, ये आ जाएगा। अब कॉमन देख लो आप जल्दी से। 5, तो देखिएगा 2 यहाँ पर भी है, सेकेंड टर्म में भी है 2, यहाँ पर भी है। फिर नेक्स्ट आप देख लो 5 है और 5 यहाँ पर भी है और 5 आपका इसमें भी है। इसी तरीके से m फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी है, n आपका फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में भी है और थर्ड टर्म में भी है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे कॉमन्स है इनको आप लिख लो ब्रैकेट के बाहर लिखोगे कॉमन, तो 2 इंटू 5 इंटू m इंटू n, ये कॉमन आ गया। तो फर्स्ट टर्म में देखो जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको लिख लो, लाइक 2 रिमेनिंग है n और m, तो 2 को लिख लीजिए इंटू n इंटू n। ठीक है, इस तरीके से ना हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। प्लस सेकेंड टर्म में क्या देखो आपका रिमेनिंग है, आपका सिर्फ m रिमेनिंग है, नेक्स्ट माइनस लिख लो और क्या रिमेनिंग है आपका 3 इंटू n, ये आपका रिमेनिंग है। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी 2 5 10 आ जाएगा आपका m n और 2n स्क्वायर प्लस m माइनस 3n, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, हमने काफी क्वेश्चंस को इस तरीके से ना एक्सपेंड करते हुए कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल पाता है कि किस तरीके से ना कौन कौन से टर्म्स हमारे कॉमन है, तो आप इस तरीके से लिख के कर सकते हो। हालांकि ये वाला जो स्टेप है उसको आप डायरेक्टली भी कॉमन लेकर के ना सॉल्व कर सकते हो। ये कोई कंपलसरी स्टेप्स नहीं है, ये केवल आपको समझाना था, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। अब आगे वाले क्वेश्चंस में से ना हम डायरेक्टली कॉमन लेंगे। लाइक जैसे इस फोर्थ वाले क्वेश्चंस में अब मैं आपको डायरेक्टली ही सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस को और देखेंगे किस तरीके से ना हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ऑब्जर्व करो आप यहाँ पर कि क्या चीज कॉमन है। लाइक देखो 6 की टेबल में 6 3 18, 6 4 24, 6 2 12, मतलब 6 हमारा कॉमन है। फिर आप देखो सभी टर्म्स में जैसे यहाँ पर p का स्क्वायर q का स्क्वायर है, यहाँ pq का स्क्वायर है, ये p स्क्वायर और q है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर p गिवन है और यहाँ पर q गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो मिनिमम वाला रहता है आप उसको ही कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो सारे टर्म्स में होगा आपका।
तो पहले वाले में से ना हमने देख लिया 6 PQ है, कॉमन ले लेंगे अगर आपका, तो 6 3 18 होता है, तो हम 3 लिख लेंगे। और देखो आपने एक P और एक Q को कॉमन ले लिया है, तो रिमेनिंग में 1 P और 1 Q बच जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाले टर्म्स में 6 4 24 होता है, तो हम 4 लिख लेंगे और P और Q एक एक बाहर चला गया है, तो एक Q बच जाएगा आपके पास में, प्लस ये आपका 12 P स्क्वायर Q है। तो अभी आपको क्या करना है, 6 2 12 हो जाएगा और P एक बच जाएगा, क्योंकि 1 P और ये वाला Q आपका ब्रैकेट के बाहर आपने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशंस आ जाएगा। तो देखो केवल सिंपली आप सेकंड लाइन में ही क्वेश्चंस को बिना एक्सपेंड करे हुए इनके टर्म्स को, मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में बिना लिखे हुए ही आप कॉमन ले सकते हैं, और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस में भी देखिएगा, एक जो क्वेश्चंस है आपका 28 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 14 a b c क्यूब। तो अभी देखिएगा, जैसे यहाँ पर आपका 28 है और ये 14 है, तो देखो 14 2 28 होता है, मतलब इन दोनों नंबर्स में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 14 कॉमन ले सकते हैं, तो 14 ले लेंगे। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, तो मैंने आपको बोला मिनिमम वाला लेना है, तो हम a ले लेंगे। यहाँ पर देखिए b स्क्वायर है, यहाँ पर b है, तो हम b ले लेंगे। यहाँ पर देखो c स्क्वायर है, यहाँ पे c क्यूब है, तो मिनिमम वाला मतलब c स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। फिर इसके बाद में अब आप ऑब्जर्व करो इस फर्स्ट वाले में क्या बच जाएगा, तो 14 2 28 होता है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर देखिएगा आपने a b कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर एक a बच जाएगा और b बच जाएगा, तो उनको लिख दीजिए। c स्क्वायर को कंप्लीटली हमने बाहर ले लिया, इसीलिए यहाँ पर c स्क्वायर तो नहीं आएगा। अब हम सेकेंड टर्म्स में देख लेते हैं क्या क्या आ जाएगा। 14 1 जा 14 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। a बाहर कॉमन ले लिया है, b भी बाहर कॉमन ले लिया है, c स्क्वायर आपने कॉमन लिया है, तो एक c बच जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इस तरह से ना हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 14ab स्क्वायर ब्रैकेट में 2ab माइनस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ab ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर माइनस bc ब्रैकेट में b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस ca c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अभी आप इन तीनों ही टर्म्स को आप ऑब्जर्व करो। देखो जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू गिवन है उसमें a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और c का स्क्वायर है, केवल साइन का डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट टर्म वाले ब्रैकेट में a स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, सेकंड वाले में a स्क्वायर नेगेटिव है, थर्ड वाले टर्म में भी a स्क्वायर नेगेटिव है। तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो पहले से ही माइनस लगा हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा, आपका प्लस आ जाएगा, प्लस BC हो जाएगा, और अंदर वाले ब्रैकेट्स के साइन चेंज कर देंगे। जैसे a स्क्वायर क्या है आपका निगेटिव है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। b स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, तो उसको नेगेटिव कर देंगे। a स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, c स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ना थर्ड टर्म में भी प्लस ca लिख लेंगे
और ब्रैकेट के जो अंदर के जो साइन है हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। लाइक ए स्क्वायर नेगेटिव था तो उसको पॉजिटिव लिख लिया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव था तो उसको हमने नेगेटिव लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इन टर्म्स को जैसा कि फर्स्ट वाला जो फर्स्ट टर्म में जो ब्रैकेट है वो जो है हमारा उसी की फॉर्मेट में बस लिख लो, ताकि आपको एक तरह से क्लियरिटी आ जाए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अभी आप लोग ऑब्जर्व करो, देखो क्या कॉमन है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरीके से बीसी वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये कॉमन है। नेक्स्ट है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो तीनों ही टर्म में ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो कॉमन है, तो वहां से ना अब आप उसको लिख लीजिए, कॉमन ले लो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा आपके पास में, ए बी, आप ए बी लिख लीजिए। सेकेंड टर्म में बचेगा आपके पास में बी सी लिख लीजिए। थर्ड टर्म में बचेगा आपके पास में सी ए, तो सी ए को लिख लो, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम फिफ्थ का सेकंड कर लेते हैं। तो देखो फिफ्थ के सेकंड में फर्स्ट टर्म जो गिवन है 3x a प्लस बी। नेक्स्ट आपको सेकेंड टर्म में गिवन है 2y ब्रैकेट में 5a प्लस 5b ये गिवन है, और इसमें जो भी आपको गिवन है माइनस 3z ब्रैकेट में 3a प्लस 3b। तो अभी भी सिमिलर वे में ये हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप इसको क्या करना है, देखो यहाँ पर भी a प्लस बी है फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में, उसमें a प्लस बी है। बस करना क्या है, उसे 3x a प्लस बी फर्स्ट टर्म लिख लिया। यहाँ पर जो सेकेंड टर्म में जो ब्रैकेट है आपका उसमें देखो 5 कॉमन है, तो कॉमन लेकर के ना आप उसको बाहर ले लो, तो ये 2y इंटू 5 और ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा आपके पास में। इसी तरह से 3z और ब्रैकेट में से ना आप क्या करो 3 कॉमन ले लो, और तो फिर उससे क्या होगा, ब्रैकेट में आपका a प्लस बी बच जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, a प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा और a प्लस बी यहाँ पर है। अब आप इसे क्या करो, कॉमन ले लो, a प्लस बी आप कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या बच रहा है आपका यहाँ पर 5 2 10 10y बच जाएगा, माइनस आपका 9z बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आप देखिएगा क्या चीज कॉमन है आपके पास में, तो उसको लिखने के लिए थोड़ा लेंदी है, तो एकदम सिमिलर वे में मैं आपको बता देता हूं। देखो 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू क्या है आपका 2p प्लस क्यू, ठीक है। और क्यूब है तो हम दो बार 3 टाइम्स लिख लेते हैं उसको फैक्टर्स के फॉर्म में, 2p प्लस क्यू ये आ जाएगा, माइनस, तो देखो 3 5 15 होता है, इंटू b आ जाएगा, और क्या होगा आपके पास में 2p प्लस क्यू और 2p प्लस क्यू। इसी तरह से प्लस 5 7 35 इंटू c और 2p प्लस क्यू आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसमें से ना कॉमन ले लेना है, तो कॉमन के लिए आप लोग देखिएगा, देखो 5 फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है और थर्ड टर्म में भी 5 है।
नेक्स्ट क्या है आपका 2p प्लस क्यू फर्स्ट टर्म में भी है, 2p प्लस क्यू सेकेंड टर्म में भी है और 2p प्लस क्यू थर्ड टर्म में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है हमारा 2p प्लस क्यू, हम इसे लिख लेते हैं और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म में देखो क्या बच जाएगा, 2a आ जाएगा आपका और ब्रैकेट में 2p प्लस क्यू और 2p प्लस क्यू ये आ जाएगा माइनस। देखो मैं इसको एक्सपेंड करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। अगर आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो तो आप डायरेक्टली कॉमन ले लो उसका 3b और आपके पास में 2p प्लस क्यू आ जाएगा और यहां से थर्ड टर्म में तो केवल हमारे पास में 7c ही रह रहा है तो आप उसको लिख लो इस तरह से। तो ये जो आंसर होगा आपका आ जाएगा 5 2p प्लस क्यू और जो नेक्स्ट है आपका उसको भी लिख लीजिए 2a 2p प्लस क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, इसको बड़े ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस 3b और 2p प्लस क्यू आ जाएगा प्लस 7c आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 7 को अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि प्रीवियस वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर है 28 है आपके पास में, 14 है और 7 है, तो क्लियरली विजिबल है कि हम इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं और आपके a प्लस बी का क्यूब है, a प्लस बी का स्क्वायर है और a प्लस बी है। तो मैंने बोला था जो मिनिमम वाला रहता है फैक्टर उसी को ले सकते हैं, तो a प्लस बी हमारा मिनिमम है तो हम उसको ले लेते हैं और फिर आप जो भी फर्स्ट टर्म में बच जाता है उसको लिख दो, 7 4 जा 28 मतलब 4 आ जाएगा और a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 2 जा 14 होता है और a प्लस बी आ जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है उसमें से कंप्लीटली हमने कॉमन ले लिया है 7a प्लस बी, तो वहां पर 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 एक्स वाई जेड स्क्वायर 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 65 आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड। अभी हमें डिसाइड करना है सभी टर्म्स में क्या क्या कॉमन है। तो देखो 13 3 जा 39 होता है और सेकंड टर्म में भी 13 है और 13 5 जा 65 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्स वाई और यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब, मतलब मिनिमम वाला फैक्टर लेंगे, एक्स वाई को हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर जेड स्क्वायर है और यहाँ पर जेड है, तो मिनिमम फैक्टर लेंगे जेड ले लेंगे हम। ठीक है, अब जो रिमेनिंग कॉमन लेने के बाद में जो भी हमारा फर्स्ट टर्म में है उसको लिख लीजिए। तो 13 3 जा 39 होता है, एक्स वाई जेड हमने बाहर कॉमन ले लिया है तो केवल जेड बच जाएगा, माइनस 13 तो बाहर कॉमन हो गया है सेकेंड टर्म के लिए, एक्स वाई जेड बच जाएगा, एक्स वाई जेड बच जाएगा प्लस 13 5 जा 65 होता है तो हमने 5 लिख लिया है और अभी हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स वाई जेड बाहर है तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा।
मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, अगर अभी आपको अगर ये कॉमन लेने में प्रॉब्लम होता है तो उसी तरीके से ना फैक्टर्स के फॉर्म में पहले एक्सपेंड कर लो, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कैसे कॉमन लेना है, फिर आप सॉल्व करो। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो मेरी तरह अब आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो क्वेश्चंस को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इजिली विजिबल है हमें। अब आप नेक्स्ट आप देखिएगा, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 9 है, a प्लस बी का स्क्वायर है, 3a प्लस बी है, प्लस हमारे पास में 6 है। तो यहां से ना अब हम देख लेते हैं क्या चीज हमारे पास में कॉमन है। सिंपली हमारे पास में केवल यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 6 है। तो अगर इतना अगर हमें अगर गिवन है तो फिर हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लीजिए। 3 अगर आप कॉमन अगर आप ले लेते हैं तो देखिए अभी आपके पास में क्या क्या बच जाएगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, 3 बार कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा, प्लस क्या है 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। अभी आप देखो 3 अगर आपने कॉमन लिया है अगर सभी में से, तो अगर ये जो आइडेंटिटी है इनको आप एक्सपेंड कर दो तो देखो 3 है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी हमने, माइनस a माइनस b आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा आपके पास में। अभी अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 3a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3b का स्क्वायर आ जाएगा और 6ab आ जाएगा, माइनस a माइनस b प्लस 2, ये होगा आपका आंसर। ये जो यूनिवर्सल जो बुक है जो आप लोगों की आईसीएसई बोर्ड, इसमें काफी आंसर्स और मिस प्रिंटिंग है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है कि कभी कभी आपके आंसर्स मैच ना करें, जैसे कि इस वाले का भी मैच नहीं करेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखना, इसके देखो सभी टर्म्स में क्या क्या कॉमन है आपके पास में। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, मतलब 5 कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एक्स है, तो मैंने बोला मिनिमम फैक्टर ही कॉमन लेना है तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर वाई का स्क्वायर है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई का स्क्वायर है, तो मिनिमम वाला वाई ले लेंगे। इसी तरीके से जेड ऑलरेडी यहाँ पर मिनिमम है तो हम जेड को कॉमन ले लेंगे। और क्या कॉमन है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इतना हमारा कॉमन है। तो इन कॉमन वैल्यूज को हम ले लेते हैं 5xyz a प्लस बी, ये हमारे कॉमन हो गए। और बाकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लाइक 5 है और xyz अगर आप कॉमन ले लोगे a प्लस बी, तो फर्स्ट टर्म में आपके पास में xy बच जाएगा, ठीक है। और जो आपका जो सेकंड वाला जो टर्म है, जो सेकंड वाला जो टर्म है आपका, उसमें देखो 5 3 15 आ जाएगा। और xyz अगर आप बाहर अगर आप कॉमन ले रहे हो तो क्या चीज आपके पास में बच जाएगी, x बच जाएगा और z बच जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में 30, तो 5 6 36 आ जाएगा आपके पास में। और x और z तो बाहर ले लिया है, y भी ले लिया, a प्लस बी, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y बच जाएगा आपके पास में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आपके पास में क्या कॉमन है। देखो यहाँ पर b माइनस सी लिखा हुआ है, यहाँ पर c माइनस बी लिखा हुआ है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन एक आगे भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। अगर क्वेश्चंस में सिर्फ माइनस का अगर डिफरेंस रहता है तो आप उनके टर्म्स जो है उनको इंटरचेंज कर लो। b माइनस सी है, b प्लस सी है, सेकेंड वाले टर्म्स में माइनस कॉमन लोगे तो बाहर वाले का साइन बदल जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो प्लस हो जाएगा, साथ में अंदर वाले के भी साइन बदल दो, वो b माइनस सी हो जाएंगे आपके। अभी क्या करना है, अभी देखो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि b माइनस सी और b माइनस सी आपका कॉमन है। कॉमन ले लीजिए b माइनस सी और यहाँ पर a आ जाएगा और b प्लस सी आ जाएगा प्लस d आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां से फिर अब आप इसे सॉल्व कर दो। b माइनस सी आ जाएगा, ये a b आ जाएगा, a c प्लस d, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ना डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हमने एक्सरसाइज 4a को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइज 4b फिर 4c, इस तरीके से ना हम इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज इन्हें आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।